प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम का अंतिम टॉपिक आज हमें देखना है। एसवाईबीए के सामान्य पेपर या सामान्य पेपर के पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर का अंतिम हिस्सा या अंतिम टॉपिक जिस पर हमें आज बहुत गहराई में जाकर चर्चा करनी है, उसका अध्ययन करना है। मित्रों, हमें आज जिस टॉपिक का अध्ययन करना है उस टॉपिक का शीर्षक यानी नाम है हिंदी कारक व्यवस्था। हिंदी कारक व्यवस्था। मित्रों, हम इस टॉपिक को कारक विभक्ति प्रत्यय भी कह सकते हैं, परंतु जिस समय हमें इस व्याकरण का ये छोटा सा हिस्सा, ये व्याकरण का हिस्सा है, कारक विभक्ति प्रत्यय का अध्ययन करने से पहले ये व्याकरण में कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा क्या होती है, विभक्ति क्या होती है या प्रत्यय क्या होते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, मुझे पता है कि जिस समय व्याकरण ये शब्द हमारे सामने आ जाता है, वह मराठी भाषा का व्याकरण हो, अंग्रेजी भाषा का व्याकरण हो या हिंदी भाषा का व्याकरण हो, यह थोड़ी सी कड़वी बोली है हमारे लिए। परंतु मित्रों, ये बात सत्य है कि यह कड़वी बोली है हमारे लिए। व्याकरण से विद्यार्थी दूर भागते हैं, परंतु मित्रों, जिस समय हमें किसी भी भाषा का अध्ययन करना है, वह अंग्रेजी हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, संस्कृत हो, परंतु मित्रों, जिस समय हमें किसी भाषा का व्यवस्थित अध्ययन करना है, विद्यार्थी बनना है, तो हमें उस भाषा के कुछ व्याकरण को पढ़ना या समझना अत्यंत आवश्यक होता है। नहीं तो हम ठीक से वह भाषा बोल भी नहीं पाएंगे, हम ठीक से लिख भी नहीं पाएंगे। तो चलो मित्रों, ये कारक क्या होता है? मित्रों, कारक की एक बहुत आसान परिभाषा है। वह परिभाषा यानी व्याख्या इस तरह की है: संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया का संबंध प्रतीत होता है, उसे कारक कहते हैं। यह कारक की परिभाषा है। मित्रों, मैंने जो कारक की परिभाषा आप लोगों को बता दी या आप लोगों के सामने रखी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया का संबंध प्रतीत होता है, उसे कारक कहते हैं। यह संज्ञा क्या होती है, यह सर्वनाम क्या होता है, या वाक्य में क्रिया क्या होती है? मित्रों, संज्ञा का बहुत सीधा साधा अर्थ होता है, संज्ञा यानी मराठी में उसे कहा जाएगा नाम। ठेवलेल्या नावाला नाम असं म्हणतात, हिंदी मध्ये नाम म्हणजे संज्ञा।
उदाहरणार्थ राम, कविता, सविता, मयुरी, ये क्या है? ये नाम है, हे ठेवलेलं नाव आहे. या ठेवलेल्या नावाला जर हे सर्वनाम काय असतं? मग सर्वनाम म्हणजेच काय असतं मित्रांनो? फार सोपी गोष्ट आहे. जेव्हा सगळ्याच्या ऐवजी, कर्त्याच्या ऐवजी ज्या शब्दाचा प्रयोग केला जातो त्याला सर्वनाम असं म्हणतात. उदाहरणार्थ राम पढ़ रहा है. राम काय आहे या वाक्यामध्ये? राम संज्ञा आहे, तो कर्ता आहे. आणि मी जर असं म्हटलं सगळ्याच्या ऐवजी, रामच्या ऐवजी वह पढ़ रहा है, वह यानी सर्वनाम. यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया का संबंध प्रतीत होता है उसे कारक कहते हैं. मित्रों, कारक का सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है. यानी वाक्य में क्रिया का महत्व अनन्य साधारण होता है. यानी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों का क्रिया से कोई ना कोई संबंध होता है तथा इन संबंधों का बोध कराने वाले कारक ही होते हैं. उदाहरणार्थ मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं. एक वाक्य ऐसा है कि आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये कारक क्या होते हैं. मित्रों, राम ने रावण को बाण से मारा. वाक्य सुनो, राम ने रावण को बाण से मारा. राम ने रावण को बाण से मारा. इस वाक्य में मित्रों, इस वाक्य में राम ने रावण को, ने, इस वाक्य में जो ने शब्द आया है वह कारक है. को शब्द आया है वह भी कारक है. से शब्द आया वह भी कारक है. यानी दो वाक्य में दो शब्दों का संबंध दिखाने वाला या जोड़ने का काम करने वाला जो शब्द होता है उसी को कारक कहते हैं. मित्रों, अभी हमें विभक्ति देखना है कि ये विभक्ति क्या है. यानी विभक्ति का सरल अर्थ यह होता है कि प्रत्येक कारक का एक निश्चित चिन्ह होता है. प्रत्येक कारक का एक निश्चित चिन्ह होता है और उस चिन्ह को विभक्ति प्रत्यय कहा जाता है. उदाहरणार्थ, राम ने शरद को अपनी जेब से रुपए दिए. राम ने ये क्या है? ये कारक विभक्ति चिन्ह है. से क्या है? ये कारक विभक्ति चिन्ह है. यानी उपर्युक्त उदाहरण में ने, को, से यह विभक्तियां है. यानी कारक चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम तथा अन्य शब्दों के पीछे आता है और उसे परसर्ग कहा जाता है. शब्द के अनेक कर्ता हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या क्रिया हो, उसके पीछे जो शब्द आता है उसी को परसर्ग कहा जाता है. पर का अर्थ होता है पीछे आना, सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना. मित्रों, कारक के भेद और कारक के चिन्ह हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं. कारक यानी विभक्ति चिन्ह 8 माने जाते हैं हिंदी में. वह हिंदी में जो 8 कारक माने जाते हैं वह कौन कौन से हैं, उसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं और कुछ उदाहरण के साथ हमें वह देखना होगा. वह 8 कारक और उसके चिन्ह जो है
उसी को हमें देखना है, उसी पर हमें चर्चा करनी होगी। तो पहला है एक कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। दो कर्म, उसका विभक्ति चिन्ह है को। तीन करण कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। पांचवा कारक है अपादान, उसका विभक्ति चिन्ह है से। छठा कारक है संबंध, उसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। सातवां कारक है अधिकरण, उसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। और आठवां कारक है संबोधन, और उसका विभक्ति चिन्ह है अरे, ओ, आओ, अजी। मराठी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में कारक प्रत्यय अनिवार्य होते हैं या माने जाते हैं। मित्रों, ये जो कारक जो है और उसकी चिन्ह जो है, उसी को हमें उदाहरण सहित देखना होगा। तो चलो हम वो कारक चिन्ह जो है, जो पहला है वह कर्ता है, यानी कर्ता कारक। ये कर्ता कारक क्या होता है मित्रों, उसकी परिभाषा भी देखो ना क्या है। कर्ता कारक, उसका चिन्ह क्या है ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। मैं अभी आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहता हूं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। रावण को किसने मारा? राम ने मारा। यह संबंध दिखाने का काम कर्ता के साथ जो आया है, कर्ता के पीछे जो आया है, वह विभक्ति चिन्ह है ने। वह कर्ता कारक है। अभी दूसरा कर्म कारक, क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु पर पड़ता है, इसे प्रकट करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं, और उसका विभक्ति चिन्ह है को। मैं उदाहरण के सहित आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उदाहरण इस प्रकार का है। सागर ने गाय को पीटा। सागर ने गाय को पीटा। इस वाक्य में को शब्द जो है वह कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक, जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है। जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह है से। उदाहरण है सागर कलम से लिखता है। सागर किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो इस वाक्य में जो से शब्द आया है वह करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उस वस्तु का ज्ञान देने वाली संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। अभी हमें दो उदाहरण देखने होंगे। एक को का उदाहरण देखना होगा और दूसरा के लिए का उदाहरण देखना होगा। पहला उदाहरण है शरद को संदेश भेजा। किसे संदेश भेजा? शरद को संदेश भेजा। इस वाक्य में जो को शब्द आया है वह संप्रदान कारक है। दूसरा वाक्य है यह फल सागर के लिए है।
किसके लिए है? तो सागर के लिए है। यह फल सागर के लिए है। इस वाक्य में के लिए यह जो शब्द आया है वह संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी अन्य वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि से अलगाव, अलगाव यानी अलग होना अथवा तुलना का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से। हम उदाहरण देख सकते हैं। गांव से शहर बड़े होते हैं। गांव और शहर इन दोनों की तुलना की गई है। गांव से शहर बड़े होते हैं। इस वाक्य में जो से शब्द आया है वह अपादान कारक माना जाता है। दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं। पेड़ से फल गिरा। ऊपर से क्या गिरा? यानी पेड़ से फल अलग हो गया। पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में जो से शब्द है वह अपादान कारक माना जाता है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के। तो मित्रों हमें उदाहरण देखना है। यह सागर का घर है। घर का संबंध सागर से जोड़ा गया है। यह सागर का घर है। इस वाक्य में का शब्द जो है वह संबंध कारक शब्द है। और एक वाक्य है वह गाय का बछड़ा है। गाय और बछड़े का संबंध दिखाने का काम का नहीं किया, वह गाय का बछड़ा है। इस वाक्य में का शब्द जो आया है वह संबंध कारक है। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जनक की कन्या सीता है। राजा जनक की कन्या सीता है। सीता का संबंध राजा जनक से जोड़ा गया और इस वाक्य में जो की शब्द आया है वह संबंध कारक है। सात अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का आश्रय या आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। हम उदाहरण देख सकते हैं। दूध में काला है। दूध में काला है। इस वाक्य में शब्द जो आया है वह अधिकरण कारक माना जाता है। और एक वाक्य है छत पर कौवा बैठा है। छत पर कौवा बैठा है। कौवा कहां बैठा है? तो छत पर बैठा है। इस वाक्य में पर शब्द जो आया है वह अधिकरण कारक माना जाता है। और आठवां कारक है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की चिन्ह है अजी, अरे, हे, ये, आओ, ओ। हम उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है अजी सुनते हो। इस वाक्य में अजी ये जो शब्द है वह संबोधन कारक है। अगला वाक्य है हे राम। हे राम हे शब्द का प्रयोग जो हुआ है वह संबंध कारक है। और तीसरा वाक्य है अरे रे 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 क्या हो गया। अरे रे रे ये जो शब्द है वह संबोधन कारक शब्द माने जाते हैं। इस तरह हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं और उनके चिन्ह जो होते हैं उसी को विभक्ति कारक कहा जाता है। वाक्य में कारक का महत्व, कर्ता का महत्व, संज्ञा का महत्व, सर्वनाम का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
नहीं तो उसके अभाव में वाक्य अधूरा होगा।